Dear students, myself सागर सर। आज हम आपके इस 11th स्टैंडर्ड का बेसिकली स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड एक्चुअली अब जो जिन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग ये भी सिलेक्ट करें कि ग्रुप कौन सा रखना है, ए एंड बी। ए फॉर इंजीनियरिंग जिसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा, एंड बी फॉर मेडिकल जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा। अब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है। आज हम केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री is divided into three main parts. First, physical chemistry. Second, organic chemistry. And third one is inorganic chemistry. ओके, इन तीनों पार्ट में केमिस्ट्री पूरा डिवाइड हो चुका है। सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू नीट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म में। बिसाइड्स दैट अभी जेडब्ल्यू एंड नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज्यादा है। अगर आप 11th में हो तो भी पहले ऐसा होता था कि 11th बहुत ही कम पढ़ाया जाता था, डायरेक्टली 12th स्टार्ट कर दिया जाता था क्योंकि सिर्फ बोर्ड का इंपॉर्टेंस था। अब 11th का इंपॉर्टेंस 12th जितना ही है, क्योंकि जेडब्ल्यू नीट में पूरा आएगा, 11th भी होगा, 12th भी होगा। एक्चुअली उसमें 11th का परसेंटेज ज्यादा होता है 12th से, तो बच्चों 11th में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 12th में तो आप ध्यान दोगे क्योंकि वो बोर्ड की एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। अब 11th में जो चैप्टर्स है उसमें जेडब्ल्यू नीट के भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे विद चैप्टर्स, ड्यूरिंग द चैप्टर्स। अभी इसकी जो पेपर स्टाइल है वो जेडब्ल्यू की जो पेपर स्टाइल है चेंज हो गई है। उसमें 25 क्वेश्चंस हो गए। जो लोग जेडब्ल्यू मतलब मैथ्स के लिए जा रहे हैं उसके लिए 25 क्वेश्चंस में 20 एमसीक्यूज हो गए प्लस 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन मतलब इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, ये आपको कैलकुलेट करने हैं, ये ऑप्शन वाले। अगर आप नीट के लिए जा रहे हो तो नीट में टोटल 180 क्वेश्चंस हो गए। कितने क्वेश्चंस हो गए? 180 क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन ओनली बायो के हो गए और बाकी 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स के मिलके हो गए, मतलब 45। ईच क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 4 मार्क होगा। तो जो लोग डॉक्टर बनना ही चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इजी है। उसको टोटल 180 क्वेश्चन सोल्व करने। कितने क्वेश्चन? 180। इसमें से 90 बायोलॉजी के हैं। प्रीवियस ईयर की नीट की ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि ये जो बायोलॉजी का पेपर होता है जिसमें 90 क्वेश्चन, उसमें बेसिकली 70 to 75 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कॉपी टू कॉपी होते हैं, लाइन टू लाइन। मतलब जो लोग एनसीईआरटी अच्छी तरह से कवर अप करेंगे उसको नीट इजीली सोल्व हो सकती है। बाकी बचा ये 45 का कोटा, तो ये भी इजीली सोल्व करेंगे हम। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया आपका पूरा कैरियर का चार्ट। अब देखो अच्छी तरह से, इसमें हम अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। अब आपको 11th में एनसीईआरटी तो साथ में रखनी है, बट हमारी एक फेयरबुक भी मेंटेन करनी है। यू हैव टू मेंटेन फेयरबुक। जो मैं यहाँ पे नोट लिखवाता हूँ
वो नोट आपको उसमें अच्छी तरह से आपके वेल हैंड राइटिंग से कंप्लीटली फिलअप करनी है। एक फेसबुक पहले से ही ले लो अच्छी तरह से अपनी हैंड राइटिंग से, जैसे मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ वैसे ही उसमें लिखना है। कौन सा चैप्टर मैंने बोला? एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है ये, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब आप ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में, मतलब कि 9th एंड 10th में अच्छी तरह से समझ चुके हो। इस चैप्टर में हम मेनली क्या देखेंगे, जो हम देखने वाले हैं वो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, वो आपको इजीली फ्रंट पेज पे लर्न करने में इजी रहेगा। फर्स्ट थिंग जो हम समझने वाले वो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकेंड थिंग हम क्या समझेंगे, अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया, अलग अलग उसकी डेफिनेशंस होगी, उसमें एक वर्ड आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे, और बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर हम रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा बैलेंसिंग, और रेडॉक्स रिएक्शन। So, what is the main motive of this chapter? Main motive of this chapter is to balance the redox reaction. क्या बैलेंस करना है आपको? redox reaction. For example, यहाँ पे आपको ऐसा दिया हो, magnesium plus O2, which gives MgO. तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 2. यहाँ पे कितने एटम्स? ओनली 1. हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2. और मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 एटम्स, तो यहाँ पर भी 2 हो गए। सो ये 2 मोल मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। तो ये तो बहुत ही छोटा सा रिएक्शन था, बट केमिस्ट्री में, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में जब लेंथी रिएक्शंस हो गए, तब उसको बैलेंस करने के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का बेसिक पार्ट यूज करने वाले हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ हर बार। सिमिलरली मोर कॉन्सेप्ट भी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, उसके बाद हम ये वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बट ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल थिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज दैट थिंग? इज स्टडी ऑफ एटम। स्टडी ऑफ एटम क्या है? एटम वो आप एक्चुअली 9th में पढ़ चुके हो। एटम एक्चुअली 3 फंडामेंटल पार्टिकल कैरी करता है। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी तरह से समझना है आपको। यहाँ पे अब किसी को क्वेश्चन होगा कि भाई हमने वीडियो तो देख ली है, अगर कोई पार्ट ना समझ में आया तो लाइव क्लास में तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे कैसे पूछेंगे सर को? सो यू कैन WhatsApp me in this number if any doubt is there। वैसे रहने नहीं दूंगा, बट अगर कोई डाउट रह जाए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। सो नोट डाउन दिस नंबर एंड मैसेज मी इफ देयर इज एनी डाउट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको दिख रहा है वो क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है ये बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है एटम में? 3 फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अगर अच्छी तरह से बेसिकली समझोगे तो कोई भी चीज साइंस में, साइंस स्ट्रीम में आपको बेसिक से समझना अच्छी तरह से। अगर आप वहां पे मगिंग करोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से समझना है कि सभी चीजें स्टार्ट कहां से हुई। 80% चीजें ऐसी होती है जो इजीली समझने से
लर्न हो जाती है, बाकी 20% हम दूसरी टेक्निक से लर्न करेंगे। चलो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ थ्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? तो ऑर्बिट में होते हैं। कहां पे होते हैं बच्चों? ऑर्बिट में। तो यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज सर्क्युलर पाथ around nucleus, in which electrons are revolved। बच्चों ये सब नोट करना है आपको, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये पूरा आप 9th में पढ़ चुके हो एक्चुअली, एनसीईआरटी में, याद करना अच्छी तरह से याद आएगा। ये पूरा जो मैंने ये इनकम्प्लीटली ड्रॉ किया है, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 पार्टिकल होते हैं फंडामेंटली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या है? सेंटर ऑफ द एटम, जहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, वो डॉटेड लाइन क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये ऑर्बिट में कंप्लीट कर ही देता हूं, किसी को कोई डाउट ना हो। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अभी आप पढ़ चुके हो तो डायरेक्टली मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। कौन सी ऑर्बिट होती है? जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है वो है के, सेकेंड वन इज एल, थर्ड वन इज एम, एन, लास्ट ऑर्बिट। सो के, एल, एम एंड एन आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या है? द सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons are revolving, मतलब घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो वो हो गए हमारे ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे। कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर ये हमें जानना हो तो उसके अंदर का एक पार्ट हमें चेक करना है जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में आप जाते हो, तो स्कूल में आप जाने के बाद पूरी स्कूल में नहीं घूमते हो, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो होता है हमारा क्लास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है ना, वो आपके लिए क्या? आपकी स्कूल है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वैसे ही आपकी स्कूल है। तो आप जैसे पूरी स्कूल में नहीं घूमते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन भी पूरी ऑर्बिट में मनचाहे नहीं घूमता है, मतलब सभी जगह पे प्रेजेंट नहीं होता है। एक ऐसी जगह होती है जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा होती है, उस जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। सो क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का ही एक पार्ट है वो ऑर्बिटल, उसके ही अंदर आता है। पार्ट ऑफ ऑर्बिट इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छी तरह से हम रिपीट करेंगे फिर से। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं एटम के बारे में। एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं। तो हमें क्या समझना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो गए, कितने गेन हो गए, और रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कितने गेन हो गए, कितने लूज हो गए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 2 वर्ड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं वो क्या है? ऑर्बिट। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्बिट? के, एल, एम, इसके भी आगे होते हैं एक्चुअली, 4 ही नहीं है, आगे भी होते हैं, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। के, एल, एम, एन। अब इस ऑर्बिट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट हुआ,
कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सबसे ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिटल ऑर्बिट का ही ऐसा एक पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। सोचो अच्छी तरह से, आप स्कूल में जाते हो मतलब ऑर्बिट में जाते हो, तो मतलब पूरी स्कूल में नहीं घूमते हो, पूरी ऑर्बिट में। उस स्कूल में एक जगह ऐसी होती है जहां पे आप बैठते हो, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है मिलने की। अगर कोई आपको लेने के लिए आता है तो वो आपके क्लास में ही भेजेगा डायरेक्टली कि आप वहां पे ही मिलोगे। रेडी, तो वो हो गई ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल के भी एग्जांपल्स हैं, कौन से एस, पी, डी एंड एफ। रेडी, कौन से एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। सभी की एक कैपेसिटी होती है। साथ में अब ये भी बता दूं आपको, ये जो एस ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस ये सब नोट करते जाना है साथ में। एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाइड करने की कैपेसिटी होती है टोटल 2 की। पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप समझ सकते हो 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 14। ये अच्छी तरह से याद रखना है आपको चार्ट, कि कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, अगर किसी को क्वेश्चन हो कि एक ऑर्बिट के है, उसमें कौन सी ऑर्बिटल होगी इन चारों में से, सेकंड ऑर्बिट एल है तो उसमें कौन सी होगी, तो ये भी हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप कौन सी ऑर्बिटल के बारे में सोच रहे हो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, if we are discuss about k orbit, कौन सी ऑर्बिट के बारे में, k कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। देखो अच्छी तरह से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं k ऑर्बिट के बारे में, जो कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट का नंबर है उसमें उतनी ही ऑर्बिटल होगी, और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ऑलवेज s से। ओके, दैट मीन्स ये जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगी वो उसके रैंक जितनी ही होगी। के कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसके अंदर ऑर्बिटल भी एक ही होगी, और वो कौन सी होगी, एक एस से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका ऑर्डर ही यही है, एनर्जी का ऑर्डर, एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ, ये उसका एनर्जी ऑर्डर है। मतलब एस की एनर्जी सबसे कम है, पी, डी एंड देन एफ, एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो न्यूक्लियस के पास जो होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों, रिलेट करो आप, क्या जहां पे टीचर पढ़ा रहे उस स्टेज के सबसे बाजू में बैठे, वो कभी बातें नहीं करता। क्यों, पता है सामने ही सर खड़े हैं। लास्ट बेंच का सोचो, लास्ट बेंच पे जो बैठते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो उसको डर नहीं होता इतना ज्यादा, क्योंकि वो तो बहुत ही दूर है, सर को पता नहीं चलेगा किसने बातें की। दैट मीन्स ये जो है एस, पी, डी, एफ, इसकी एनर्जी का ऑर्डर इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है और एफ न्यूक्लियस से सबसे दूर में होता है। अब पहले ये सोचो कि ये जो ऑर्बिट है के, वो फर्स्ट ऑर्बिट ही है न्यूक्लियस के सबसे पास में। रेडी, उसका रैंक कौन सा हुआ, 1। दैट मीन्स उसमें एक ही ऑर्बिटल होगी, कौन सी, एस। सेकेंड ऑर्बिट कौन सी है, एल। आप बोल ही रहे हो कि वो सेकेंड है, दैट मीन्स 2, तो उसमें ऑर्बिटल कितनी होगी, 2। कौन सी ऑर्बिटल, एस एंड पी, दो लेंगे, स्टार्ट तो यहां से होगा एस से ही ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑर्बिटल हो गई एस एंड पी टोटल। अब सोचो कि आप थर्ड ऑर्बिट में जा रहे हो, थर्ड एम, थर्ड ऑर्बिट कौन सी है, एम। क्या नंबर हुआ उसका, 3, तो उसमें ऑर्बिटल भी कितनी होगी, 3। कौन सी, एस, पी एंड डी। ऐसे लाइन में लिखना है आपको, एस, पी एंड डी। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट इज एन। कौन सी ऑर्बिट, 4।
दैट मीन्स उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल भी कितनी होगी 4 s p d एंड f, ये होगी उसके अंदर ऑर्बिटल। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम फाइनल करते हैं कि इस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये तो ऑर्बिटल की कैपेसिटी है। ओके, सोचो अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ओनली 2। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एस में 2 और पी में कितने 6। तो एस एंड पी के टोटल मिला के एल सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। एम थर्ड ऑर्बिट, एस के 2, पी के 6 एंड डी के 10, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे एस पी डी के 18 और एफ के 14, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए के एल एम एन में ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिक फंडामेंटल कुछ पार्ट था जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, कितने टाइप्स के ऑर्बिटल, एस पी डी एफ, 4 टाइप की। उन चारों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। अब ऑर्बिट, उसके बाद ऑर्बिटल और मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होगी आपके लिए टोटल कैलकुलेशन कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड फोर्थ ऑर्बिट हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। यहां तक अच्छी तरह से नोट डाउन करना है आपको। इसके बाद हम पूरा एक चार्ट अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख ले, उसके बाद आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो यहां तक नोट डाउन करो अच्छी तरह से। अब देखो यार, क्या क्या हमने डिस्कस किया उसका मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। रेडी, फिर से एक बार। सबसे पहले ऑर्बिट, जैसे मैं ऑर्बिट वर्ड लिखता हूं आपको सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के आसपास ऐसा एक सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये हो गया ऑर्बिट। कितने टाइप्स के ऑर्बिट है, के, एल, एम एंड एन। ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल। रेडी, अगर हमें ये पता लगाना हो कि ऑर्बिटल किसके अंदर कितनी होती है, बहुत ही आसान है, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स कितनी है। तो 4 है, एस पी डी एंड एफ। ओके, अगर हम के ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो के ऑर्बिट का नंबर है 1, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगी एस। एल ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो एल ऑर्बिट के अंदर 2 ऑर्बिटल होगी, एस एन पी। एम ऑर्बिट की बात करें तो वो थर्ड ऑर्बिट है, तो उसके अंदर होगा एस पी एंड डी। एन की बात करें तो वो होगा फोर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर एस पी डी एंड एफ। ये हो गया चार्ट। रेडी, अब सुनो अच्छी तरह से। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हो गए, अब आपको ये नोटिस करना है अच्छी तरह से क्या लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्व करो। बेसिक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो। ऑर्बिटल जो पार्ट है, उस ऑर्बिटल के अंदर भी ऐसा एक पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब हमें अब आगे डिवीजन करना है। कैसे डिवीजन करेंगे,
सब ऑर्बिटल। बहुत ही आसान है समझना। सबसे पहले आप ऑर्बिट में आए, मतलब आपका क्लास, सॉरी आपकी स्कूल। स्कूल में एक आपका क्लास है जिसको हमने बोला ऑर्बिटल। आप क्लास में भी एक फिक्स प्लेस होगी आपकी, वहां पे बैठोगे। वो जो फिक्स प्लेस है वो कहां पे होगी? ऑर्बिटल के अंदर। उसको हमने क्या बोला? सब ऑर्बिटल। स्कूल, क्लास एंड बेंचेस हमारी। आप एक पर्टिकुलर बेंच में बैठोगे तो याद रखना बहुत ही इजी है। एस ऑर्बिटल की खुद की एक ही सब ऑर्बिटल है, एस इटसेल्फ। रेडी? तो यहां पे एक ही सब ऑर्बिटल हुई। यहां पे बी एस ऑर्बिटल है, तो इस एस ऑर्बिटल की तो एक ही सब ऑर्बिटल होगी, एस। पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल की टोटल 3 सब ऑर्बिटल्स है। 3 पार्ट में पी डिवाइड होता है। कौन सी? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके। सिमिलरली यहां पे जो एस है उसकी एक ही सब ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल उसकी टोटल 3, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सिमिलरली डी की 5 सब ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, समझो, अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या समझा? ऑर्बिट के एलिमेंट। उसके बाद क्या समझा? ऑर्बिटल। कितने टाइप के ऑर्बिटल? एस, ई, डी, एफ। के ऑर्बिट की बात करें तो वो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगी, एस। एल ऑर्बिट की बात करें तो उसका नंबर 2 है, 2 ही ऑर्बिटल होगी। ये आपको चेक करना है। जिस ऑर्बिट की बारे में बात कर रहे हो आप, कौन से नंबर है उसका? 2। ये नंबर एक्चुअली ऑर्बिटल का ही नंबर इंडिकेट कर रहा है। उसमें उतनी ही ऑर्बिटल होगी। एल सेकेंड नंबर की ऑर्बिट है, उसके अंदर एस एन टी। एम थर्ड नंबर की ऑर्बिटल, एस पी एन टी। एन फोर्थ नंबर की ऑर्बिटल, एस पी डी एंड एफ। ओके। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? ये साथ में मैंने नोट करवा दिया था। एस के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 18, सॉरी 14। अब इसके भी पर्टिकुलर कुछ रीजंस है क्यों इतने, वो डिपेंड करता है सब ऑर्बिटल के ऊपर। किसके ऊपर? सब ऑर्बिटल के ऊपर। एक सब ऑर्बिटल ईच, नोट डाउन करना है अच्छी तरह से, नोट करके लिखो। ईच सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल को हम ऐसे बॉक्स करके इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे? बॉक्स करके। ईच सब ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक सब ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते कभी भी। लेट करो कि आपकी जो बेंच हो उसमें उसकी कुछ कैपेसिटी होती है 3 स्टूडेंट्स की, तो एक बेंच में 3 स्टूडेंट्स बैठ गए, बाद में 4th है तो एक तो निकल गया ना साइड में से। दैट मींस उसमें मैक्सिमम 3 ही बैठ पाते हैं। वैसे एक सब ऑर्बिटल में, जैसे कि ये एस, अब एस ऑर्बिटल नाम भी ऐसी है, उसका एक ही पार्ट है, उसमें कोई डिवीजन ही नहीं है, वो खुद ही एक सब ऑर्बिटल है, ऐसा समझ सकते हो आप। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसीलिए इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। रेडी? सोचो। एस ये सब ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी एक्स सब ऑर्बिटल, पी वाई सब ऑर्बिटल, पी जेड सब ऑर्बिटल, सभी के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आप मिलाओगे तो ये इसके टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इसमें है, ये इसमें है, तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। आए समझ में? चलो वैसे इसमें टोटल पहले सब ऑर्बिटल काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 9 2 18। इसीलिए थर्ड ऑर्बिट में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। और वैसे ही एफ में टोटल 7 सब ऑर्बिटल्स होती है। एफ की टोटल कितनी सब ऑर्बिटल होती है? 7। जिसके नेम्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वैसे भी रिडक्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही काम है, दूसरा कोई, ये एक्चुअली बेस सेकंड चैप्टर का है, लेकिन ये पूरे केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। एफ की टोटल कितनी सब ऑर्बिटल है? 7 सब ऑर्बिटल। एस की टोटल 1, पी की टोटल 3, कौन सी? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी की टोटल 5, कौन सी?
dxy, dyz, dzx, dx square minus y square एंड dz square। अभी के लिए इसे कितना याद रखना है। अब सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इन सभी में दो इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 सब ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 14। इसलिए सम क्या हो गया इसका? 32। ये चार्ट हो गया हमारा फाइनली ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का एंड सब ऑर्बिटल का। चलो बच्चों यहाँ पे तो अच्छी तरह से नोट डाउन करो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे एटम में, वो समझना है। अच्छी तरह से इस लेक्चर को एक बार देखिए क्योंकि ये पूरा नया है। अगर कहीं पे भी डाउट लगे दूसरी बार देखिए, लिंक आपके पास ही रहेगी। रेडी? इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे, कितनी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये चार्ट याद रखना है, देखो अच्छी तरह से। फिर से एक बार मैं पूरा टेबल एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं है चैप्टर स्टार्ट कर देगा। आपको बेसिक, आपका जो फाउंडेशन है वो आपका परफेक्ट करना है। अगर बिल्डिंग का बेस अच्छा होगा तभी भी बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। तो बेस अच्छी तरह से कवर अप करना है। हम अभी क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेडी? इसको कैसे लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो मतलब लेट करो कि आपके पास है हाइड्रोजन, उसके अंदर है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आप रखोगे कहाँ पे? अभी तो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हाइड्रोजन का, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। हीलियम कितने? 2। लिथियम कितने? 2। बाद में कोमा करके 1, 2,1। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको अपग्रेड करनी है। कैसे अपग्रेड करेंगे? देखो अच्छी तरह से रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या देखा? ऑर्बिट, के, एल, एम एंड एन। उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल, एस फर्स्ट ऑर्बिट है एक ही होगी। सेकेंड ऑर्बिट एल, उसके अंदर होगा एस एंड पी। ये है थर्ड ऑर्बिट, उसके अंदर होगा एस पी एंड डी ऑर्बिटल। और ये फोर्थ ऑर्बिट, इसके अंदर होगा एस पी डी एंड एफ ऑर्बिट। अब एक चीज आपको साथ में क्या नोट करनी है, नोट भी मैंने करवाई दिया एक्चुअली। इसके बाजू में क्या होगा? टेबल को हमने लास्ट में ड्रॉ किया था, वो बुक में लिख लिया हो तो साथ में उसमें देखते जाओ। सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, एस की सब ऑर्बिटल ओनली एक ही, यहाँ पे एस ही होगा। पी की ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सिमिलरली यहाँ पे एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी की टोटल 5 सब ऑर्बिटल। बस ध्यान ये रखना है आपको, ऑब्जर्व करो यहाँ पे। ये अच्छी तरह से मैं फिर से लिख रहा हूं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। रेडी? देखो कोई लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो भाई यहाँ पे तो एस ऑर्बिटल के में भी आ रहा है, एस ऑर्बिटल एल में भी आ रहा है, एस ऑर्बिटल एम में भी आ रहा है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे पहचाने? इसलिए इस ऑर्बिट का ये जो नंबर है उसको हमें ऑर्बिटल के आगे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 1s हो गया अलग। चलो यहाँ पे एस है, वो एस किसके अंदर है? ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल है, वो किसके अंदर है? इस एस ऑर्बिटल के अंदर। वो एस किसके अंदर है? एल के अंदर। और एल कौन सा ऑर्बिट है? 2। तो यहाँ पे 2 लगेगा, 2s। सिमिलरली ये तीनों पी इसके अंदर है और ये पी भी सेकंड ऑर्बिट के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2px, यहाँ पे लिखेंगे 2py, यहाँ पे लिखेंगे 2pz। तो अब आपको कोई पूछे कि सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मतलब एल ऑर्बिट के अंदर एस एंड पी 2 ऑर्बिट होगी। उसमें से एस ऑर्बिट के अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होगी 2s। पी ऑर्बिट के अंदर 3 सब ऑर्बिटल होगी 2px, 2py एंड 2pz। सिमिलरली इन सभी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से,
क्यों 3 से? क्योंकि ये सब जितनी भी सब ऑर्बिटल है वो इन तीनों ऑर्बिटल का पार्ट है और ये तीनों ऑर्बिटल इस ऑर्बिट का पार्ट है और वो एटम में थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट मतलब से आपको क्या समझना है कि न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो थर्ड ऑर्बिट है यहाँ पे एस, पी एंड डी तीनों होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली एस, सेकंड में एस एंड पी। अगर फोर्थ ऑर्बिट हो तो एस, पी, डी एंड एफ चारों होते हैं। तो इसको हमें अलग करना हो तो इजीली, ये कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये कौन सी ऑर्बिट है? सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये कौन सी ऑर्बिट है? थर्ड, तो 3s, 3p एंड 3d। अब ये है फोर्थ ऑर्बिट, तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब अगर इसके डिवीजन आगे हो गए तो इसको भी 3 मल्टीप्लाई होगा। 3s का कोई डिवीजन नहीं होता, एज इट इज रहेगा। 3p के डिवीजन हो गए, 3px, 3py एंड 3pz। d के डिवीजन हो गए 5, जैसे हमने यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे हम 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y² एंड 3dz²। यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे 3s, 3px, 3py एंड 3pz। तो सब ऑर्बिटल्स ऑलवेज ऐसे ही लिखनी है। एक्चुअली आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। 1s, ये सेकंड में है तो 2s एंड 2p, ये थर्ड में है तो 3s, 3p, 3d, ये 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्लियर? चलो यहाँ तक अच्छी तरह से रीड करो, नोट डाउन कर लो बुक में। ये पूरा टेबल एक बार अच्छी तरह से नोट डाउन करो। ओबीएनएस उसमें आगे नंबर्स भी मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगी आपके लिए, ये सब चीजें याद रखनी है। आप यूज इसका करोगे ऑर्बिटल का। चलो इससे भी एक स्टेप आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है देखो बोर्ड पे अच्छी तरह से। 4 ही ऑर्बिट के लिए अभी तक आपको याद रखना है कौन सी ऑर्बिट है? के, एल, एम एंड एन। अगर किसी को क्वेश्चन हो कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वैसे तो पूरा करना है। एक काम करते हैं, पहले 10 तक रखते हैं। 20 तक भी करेंगे लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा स्पेस की। वहां पे पहले हम चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आगे भी करेंगे। चलो यहां पे ध्यान, ये हो गई ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? फर्स्ट के, सेकंड एल, थर्ड एंड फोर्थ। जो चीज में रिपीट कर रहा हूं वो आपको नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं रिपीट करवा रहा हूं, अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, यहां पे याद रह जाए इसीलिए। अब देखो यहां पे ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल। अभी आप अच्छी तरह से जान ही चुके होंगे, पता ही है सभी को कि ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल। अब आपको डायरेक्टली ट्यूबलाइट होनी चाहिए। के कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट, उसमें कौन सी ऑर्बिटल होगी? एक ही, एस। और एस के आगे हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट का पार्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s। एल कौन सी ऑर्बिट है? सेकेंड, तो उसके अंदर 2 ऑर्बिटल होनी चाहिए। कौन सी? एस एंड पी। उसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2s एंड 2p, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट के पार्ट है इसलिए। सिमिलरली एम कौन सी ऑर्बिट है? थर्ड, उसके अंदर 3 पार्ट है, 3 ऑर्बिटल है, 3s, 3p एंड 3d। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा सभी को। फोर्थ ऑर्बिट कौन सी है? nth, तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब ये जो चार्ट है ना वो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। कौन सा डायग्राम? एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये सब पूरा रेडॉक्स में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सब रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉक्स में रिक्वायर्ड है। तो ये जो पूरा चार्ट है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कैसे इसका यूज करेंगे हम? इस एरो से।
इस तरह से आपको ये जो एरोस करने हैं, ये एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 1s में। 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2s में। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2p में, उसके बाद 3s में, फिर ये घूमेगा 3p में आएगा, बाद में 4s में जाएगा, फिर से घूमेगा 3d 4p, इससे आगे चलता रहेगा। ओके, इस चार्ट का यूज करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे ध्यान अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। बहुत ही इजी है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नया लगेगा। कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़नी है अच्छी तरह से, क्योंकि कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ते हो तो वो नया होता है आपके लिए। नई चीजें ऑलवेज अच्छी तरह से फुल फोकस के साथ पढ़ो। आपको वैसे भी डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है, तो अब तो नई चीजें ही आएगी। रेडी, चलो। हाइड्रोजन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 1। कहां पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में ही जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1s। रेडी, अब उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है पावर के फॉर्म में। तो हम रीड क्या करेंगे इसको, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन अभी हुआ। अब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई, हीलियम में आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2। अब नया आइटम लिया तो हम स्टार्ट भी नए सिरे से करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से। तो पहले लिखते हैं 1s। 1s की कैपेसिटी कितनी, 2 की। s की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की। तो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली हम उसमें ही रखेंगे। आ रही है बात समझ में, रेडी। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिर से नए से स्टार्ट करो, 1s से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1s2 तो लिख लिया। अब भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इसमें तो कोई जगह ही नहीं है, ये घूम के यहाँ पे आएगा 2s में। अब हम इसका यूज करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट स्टार्ट हो रही है अब। दैट मीन्स लिथियम में 1s2, उसके बाद होगा 2s1। क्लियर। चलो अब बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है। स्टार्ट तो यहां से होगा कोई भी एटम में, नया एटम नई शुरुआत। तो बेरिलियम, अगर बेरिलियम एलिमेंट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले यहाँ पे एंटर करेंगे 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बचो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, 2s में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 2 की। ये हो गया 1s2 2s2। ये ऊपर के नंबर इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करता है, ये ऑर्बिट इंडिकेट होता है। और ये आगे का 1 और 2 है वो क्या है, ऑर्बिट। बोरोन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले हमने s को सिलेक्ट किया 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1s2। रेडी, अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए, 3 बाकी है। तो 1s में 2 आ गए, उसके बाद बाकी के 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे 2s में, मतलब 2s2। 2 + 2 4 हो गए, एक फिर भी बाकी है। पहले 2 1s में, दूसरे 2 2s में, एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2p में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2p1। रेडी, तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको लिखवाया था, s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। f में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14। तो हम यहाँ पे p स्टार्ट कर रहे हैं और p में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ तक नहीं फिलअप हो जाते तब तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने हो तो पहले 2 1s में, दूसरे 2 2s में, और बाकी के 2 2p में, मतलब लिखेंगे 2p2। 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, तो 1s2 2s2 4 हो गए। 7 में से 4 बात करो, कितने बचे, 3। तो हम 2p में क्या लिखेंगे, 3। रेडी, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हमने, बाद में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, यहाँ पे है वैसे ही, और बाकी के जो बचे वो 2p में जाएंगे। जब तक यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते तब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 1s में 2 2s में 2 और 2p में कितने हो गए, बाकी बचे वो सब 2p4। इसमें 9 अरेंज करने हैं। 1s में 2
2s में दो, 9 में से 4 तो आ गए, 5 बचे, सो 5 कहां पे जाएंगे 2p में, सो 2p 5। सिमिलरली यहाँ पे नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में से पहले दो 1s में, दूसरे दो 2s में, एंड बाकी के 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2p का कोटा है वो खत्म हो गया, अब हमें कंपलसरी कहां पे जाना होगा 3s में, मतलब अब यहाँ से थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट होगी। अब नियोन के बाद कौन आता है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अब ये पूरी लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें साथ में नहीं लिखनी है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 11 में से पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हम कहां पे 1s में, बाद में हम आएंगे 2s में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 1s 2 एंड 2s 2 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब बाद में 2s में से हम कहां जाएंगे, फिर से 2p में, 2p में कितने आते हैं 6, तो 2p 6 भी हो गया, तो 1s 2 2s 2 एंड 2p 6। अब ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने ओनली 1, क्योंकि 11 हमें अरेंज करने हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएगा 3s में, तो ये हो गया 3s1। ओके, अब यहाँ पे जो 1s 2 2s 2 2p 6 है वो इसके जैसे दिख रहा है ना आपको, मतलब ये नियोन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो पूरा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, उसकी जगह हम लिख सकते हैं नियोन। क्यों, क्योंकि वो नियोन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह नियोन लिखेंगे। इतना पार्ट ही नया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3s1। आई बात समझ में? चलो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन जितनी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, होगा ना। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, नियोन, तो नियोन मतलब हो गया 10, बाकी बचे 2। अब आपको अच्छी तरह से याद रखना है, नियोन मतलब 2p खत्म हो गया, नियोन के बाद हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 3s से, तो यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करना है। नियोन के बाद यहाँ पे 3s1 था, यहाँ पे लिखेंगे 3s2। 3s3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ओनली 2। रेडी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा यहाँ पे। नियोन फिर से लिखो, क्यों, क्योंकि नियोन 10 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता है। अब बचे कितने, ये 10, यहाँ पे 13 है, 3 बचे, तो 3s में तो हम 3 नहीं लिख सकते ना, लेकिन 3s में 2 तो लिख सकते ना, तो 3s2। रेडी, अब ये जो 3s2 है ये 12 इंडिकेट करता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 10 + 2, एक और बचा, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन घूम फिर के कहां जाएगा 3p में, सो ये हो गया 3p1। और एक बार p स्टार्ट हो गया उसके बाद 6 पे ही रुकेगा, सो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, नियोन 3s2 3p2, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15, नियोन 3s2 3p3, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, नियोन 3s2 3p4, सल्फर के बाद क्लोरीन 17, नियोन 3s2 3p5, और क्लोरीन के बाद आर्गोन, नियोन 3s2 3p6, तो 6 यहाँ पे फिर से खत्म हो गई। तो अब बी में अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कंपल्सरी कहां पे जाना होगा 4s में, लेकिन उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बच्चों याद कॉपी करो अच्छी तरह से पहले। तो इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, मैंने सिर्फ यहाँ पे अच्छी तरह से उसका रिवीजन करवाया है। अच्छी तरह से लर्न किया करो, डेली के बेसिस पर ये तो लर्न करना ही है 1 to 18 तक। 18 एटम तक तो याद होना ही चाहिए, कभी भी पूछे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से आपको इसकी वैलेंसी पता चलेगी। वैलेंसी मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आप 9th में पढ़ चुके हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब
number of electrons in outermost orbit. outermost orbit में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सबसे बाहर. फॉर एग्जाम्पल ये 1s, इसके बाहर तो पूछा ही नहीं, ये वैलेंस हो गया, ये भी वैलेंस हो गया सबसे बाहर. 1s एंड 2s आपको ये देखना है. 1 2 बाहर कौन होगा? 2. ये ऑब्जर्व करना है. ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. तो यहाँ पे हम 1 एंड 2 का डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये दोनों रिमूव कर दिए. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वैलेंस कौन होगा? सेकेंड ही होगा ना, सबसे बाहर का. तो ये हो गया वैलेंस, यहाँ पे ये हो गया वैलेंस, यहाँ पे ये दोनों हो गए वैलेंस, क्योंकि दोनों सेकेंड ऑर्बिट के पार्ट है. रेडी? ये वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस. इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिट ये है. अब यहाँ पे अगर आप आ गए तो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया वैलेंस ऑर्बिट. तो सोडियम में इसलिए वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज, और क्या फॉर्म करेगा? Na+1. क्लियर? चलो मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, अब एक बार यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लिख दिया, इनर्ट, इनर्ट गैस का. हीलियम इनर्ट है, उसके बाद नियोन इनर्ट है, जो रिएक्शन नहीं करते. क्यों रिएक्शन नहीं करते? क्योंकि नियोन की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 मतलब ऑक्टेट. एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो स्टेबल हो गया, उसको रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नियोन रिएक्ट नहीं करता है. अब यहाँ पे 3s बैंक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास वैलेंस में 2, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. जिसके पास वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो वो लूज करेंगे. जिसके वैलेंस शेल में 4 हो वो शेयर करेंगे. जिसके पास 5 6 और 7 हो वो गेन करेंगे. यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देंगे? लूज करेंगे. एल्यूमिनियम 3s2 3p1, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 3p1 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लूज कर सकता है. 3s2 3p2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 शेयर कर सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. क्या है मेन लॉजिक बॉन्डिंग करने का? किसी ऑर्बिट के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि यहाँ पे सोडियम के पास है, अगर वो लूज कर दे तो 1s2 2s2 2p6 ही बचेगा. तो 1s2 2s2 2p6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियोन की. और नियोन क्या है? इनर्ट, स्टेबल. तो सभी एलिमेंट की एक ही इच्छा होती है, स्टेबल होना. और स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है. बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करना होगा. तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 हुए तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. 5 इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस शेल में तो वो 3 गेन करेगा. 6 अगर उसके पास है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही कम है उसके पास, तो 2 गेन करेगा. अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली एक ही रिक्वायरमेंट है, तो वो 1 गेन करेगा. तो अगर 1 2 3 हो तो लूज, 5 6 7 हो तो वो गेन करेगा. 5 हो तो 3 गेन करेगा, 6 हो तो 2 गेन करेगा, और 7 हो तो 1 गेन करेगा. अब कहां पहुंचे थे? फॉस्फोरस. नियोन तो अंदर आ गया, सेकंड ऑर्बिट नियोन तक खत्म हो जाती है. अब यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट भी स्टार्ट हो गई है. देखो नियोन कहां तक है? 2 तक सेकंड ऑर्बिट. यहाँ पे तो 3 है, तो 3s2 and 3p3 के इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस. यहाँ पे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस. तो आपको एक चार्ट बनाना है कि कौन से एटम के पास, बाजू में यहाँ पे लिख लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर से 1, टोटल 3 मत लिख देना. बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 एंड फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7. तो अब ये सोचना है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना हो उसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट में 7 तो है, तो उसको अगर स्टेबल होना हो तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा. तो 7 लूज नहीं करेगा. 7 लूज करके हीलियम नहीं बनेगा. उसके आगे हीलियम भी आता है और उसके बाद में नियोन भी आता है, दोनों इनर्ट है. वो फ्लोरीन को इजी क्या रहता है? नियोन बनना, क्योंकि एक का ही डिफरेंस है.
वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसीलिए ये जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो सकते हैं, लूज। 5, 6 और 7 वाले वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और 4 वाला है वो क्या कर सकता है, इजीली शेयर कर सकता है। अब नियोन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन टोटल 8, सोडियम के पास वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3, सिलिकॉन के पास 4, फास्फोरस के पास 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8। तो अगर आपको कोई पूछे क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, उसके पास तो 7 पड़े हैं, वो क्यों लूज करेंगे, 7 लूज नहीं करेगा, वो एक गेन करेगा, 8 हो गए इस तरह से। तो इस यहाँ पे 1, 2 और 3 ये सब इजीली क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। चलो कॉपी करो यहाँ तक। चैप्टर एक्चुअली हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ बेसिक फंडामेंटल सिखाया है जो आपको चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। बाद में हम पूरा रिवाइज करते हैं, आज जो मैंने करवाया वो सब। डेली रिवीजन रिक्वायरमेंट है बच्चों, अच्छी तरह से। साइंस आपका पार्ट, साइंस आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आपको जाना है, लेकिन वो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, अच्छी तरह से उसको क्लियर करना है। चलो आज हमने क्या सीखा, रिवीजन करते हुए लेक्चर आज का यहाँ पे खत्म होगा। आज हमने ये सीखा कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के भी अंदर सब ऑर्बिटल्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाती है वो सब हमने आज सीखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा आइटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन सा आइटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। उसी के ऊपर से आप यहाँ पे ये समझोगे कि जब हम बॉन्डिंग करेंगे तब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लूज हो गए, कहाँ पे गेन हो गए। अगर ये बात अच्छी तरह से पता चल गई तो आगे वाला पूरा पोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही इजी है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अच्छी तरह से क्या था आज का कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार। सबसे पहले ऑर्बिट ये समझना है, साथ में आपको न्यूक्लियस के साथ, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। ये फर्स्ट वहां पे समझो या फिर यहाँ पे समझो, दोनों एक ही होगा। ये न्यूक्लियस, उसके बाद में ये के फर्स्ट, एल सेकेंड, एन थर्ड एंड एन फोर्थ। के अंदर ये सब ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिट के नीचे के, एल, एम एंड एन। ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल होगी। क्या होगा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप की होगी, सबसे पहले एस, पी, डी एंड एफ। और ऑर्बिटल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट के अंदर। कौन सी ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल, वो भी मैंने आपको बता दी, नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगी, एस। सेकेंड ऑर्बिट है तो उसके अंदर दो एस एन पी। थर्ड हो तो एस पी एन डी ऑर्बिटल। फोर्थ हो तो एस पी डी एन एफ ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, क्योंकि एस सभी में है, पी यहाँ से सभी में है, तो हम यहाँ पे एस कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट में 1s लिखेंगे। यहाँ पे एस 2, 2p, 3s, 3pn, 3d, 4s, 4p, 4dn, 4f, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल किसके अंदर कितनी है, k हो तो उसके अंदर ओनली 1s, l हो तो 2s and 2p, m हो तो 3s, 3p, 3d, n हो तो 4s, 4p, 4d and 4f। ओके, नाउ
ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, सब ऑर्बिटल। इसकी कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई 1s है तो उसके अंदर एक 1s ही होगी, 2s के अंदर 2s, क्योंकि s की कोई सब ऑर्बिटल ही नहीं, या फिर वो खुद ही सब ऑर्बिटल दोनों है। 2p हो तो उसके अंदर 2px, 2py एंड 2pz। सिमिलरली 3s, p के टोटल 3, px, py एंड pz। सिमिलरली d के मैंने आपको कितने बताए थे, 5, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y² एंड 3dz², zx एंड z² यहाँ पे। वैसे बच्चों ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा नया नया लगेगा। अब आपको ये भी समझना है यहाँ पे कि पर्टिकुलर कोई भी सब ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ओनली 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो गिनो यहाँ पे 1s में कितने हो गए, 2, तो इसमें भी 2 ही हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 8, तो यहाँ पे कितने हो गए 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल, तो 9 2 = 18। ऐसे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ऐसा हो जाए। इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके बाद किसके बारी आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कोई भी एटम आपको रैंडमली दे दिया तो आपको सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। फॉर एग्जांपल कार्बन, बच्चों उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकता ना, सबसे कम एनर्जी जहां पे वहां से स्टार्ट होगा वो होती है 1s में, वो भी आप समझोगे। अभी के लिए याद रखना है न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है, बाद में धीरे धीरे आगे जाना है। और मैंने आपको चार्ट तो बता ही दिया है, 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d। ऐसे ही लिखना है बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान दो, 4p 4d एंड 4f। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 1s में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो आप 6 में से पहले लिखोगे 1s 2। रेंडमली कोई भी एटम की लिखनी हो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2s में। अगर बचा हो तो यहाँ पे बचा ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए, अभी 4 बाकी है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s 2। आप अपने ही टेस्ट ऐसे ले सकते हो। और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, उसके बाद कितने बचे बच्चों, 2 बचे। 6 में से 4 तो चले गए ना। अब यहाँ पे 1s में 2 आ गए, 2s में भी 2 आ गए, अब जगह नहीं है, वो कहां पे जाएगा, 2p में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p 2। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा लॉजिक। अच्छी तरह से समझना है, फिर बुक में अच्छी तरह से नोट डाउन करो। ये अच्छी तरह से आ गया। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा 1 to 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट लिखेंगे, जो हमने लास्ट में लिखा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन का श्री गणेशाय नमः करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड बाय।